बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में ज़्यादातर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ही आपकी नज़र करेंगे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, सईद बशारत अहमद बुखारी हो, जिनका ताल्लुक पीपल्स कॉन्फ्रेंस से है। लेकिन क्या आज वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं? यही बात जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वजाहत भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जानब से भी पार्टी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी हैं अनंतनाग के अंदर। उस हवाले से भी हाल अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अफसोसनाक खबर, और अफसोसनाक खबर ये कि श्रीनगर के बेमिना में हमदानिया कॉलोनी के नज़दीक एक फ्लड चैनल है, जिसमें एक बच्चा जो है घर की आब हो गया है। अभी बच्चे की सेहत का स्टेटस क्या है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चे को बाजियाब या बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए तैयारियां जो है बढ़ा दी गई हैं। और इस हवाले से मकामी नौजवान भी हम देख रहे हैं कि यहाँ इस फ्लड चैनल के अंदर गोता लगा रही हैं और इस बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि बिल्कुल छोटा बच्चा था, 7 साल का बच्चा यहाँ नहाने की गर्ज से आया था, लेकिन इस दौरान वो घर के आब हो गए। इखलास इस बच्चे का नाम बताया जा रहा है और बच्चे को बाजियाब करने के लिए, बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ और लोकल्स की जो खिदमात है वो हासिल की गई हैं। लेकिन लवाहिकीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब यहाँ इस बच्चे को तलाश करने के लिए, इस बच्चे को बाजियाब करने के लिए सिर्फ एक ही कश्ती लाई गई है, बाकी कोई बोट यहाँ पर नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का वाक़ा कहीं और भी होता था तो वहां पर मुतअद्दिद कश्तियां लाई जाती थी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बोट है, जिसकी वजह से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो सरकारी स्तर पर कोशिश की जा रही है उस पर सवालात उठाए हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जो लवाहिकीन ने इल्जामात लगाए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद फैसल से मुकम्मल डिटेल जो है इस वाक़े की निस्बत हासिल करेंगे। पहले वालिदैन क्या कहते हैं, लवाहिकीन क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, आपने देखा कि कैसे आउजारी कर रहे हैं लवाहिकीन, और उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन बर वक्त कार्रवाई नहीं कर रही है, सही इकदाम नहीं उठा रही है। उनका कहना है कि बोट्स की कमी की वजह से जो बाजाबी का या जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सुस्त चल रहा है। इस हवाले से उनका इल्ज़ाम है। लेकिन फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, कैसे ये वाक़ा पेश आया? बड़ा बदकिस्मत और अफसोसनाक वाक़ा है कि इसमें एक 7 साल का बच्चा घर की आब हो गया है। अभी कितना टाइम हो गया और ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है? हालांकि उनके लवाहिकीन ने शिकायत की है कि ऑपरेशन सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक उनके वालिदैन का ताल्लुक है तो उनकी जो एलिगेशन है वो सही है, क्योंकि जो हमें वहाँ पे तफसील मौसूल हो रही है कि वहाँ पे करीबन 11:30 बजे बच्चा जो है घर के आब हुआ है। वहाँ पे खैर नहाने के घर से गया था, जिसके बाद वो वहाँ पे डूब गया। और 11:30 बजे से जो है वहाँ पे लोकल ही रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि पानी से निकाला जाए, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी का या उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। हालांकि जो इल्जाम है वो ये कि करीबन 3 घंटे के बाद जो है फिलहाल एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंची, जो एक बोट लेके आए थे, जिन्होंने एक चक्कर उस फ्लड चैनल का किया जो कि बेमना में वाक़ा है, उसका एक चक्कर लगाया। उसके बाद जो वहां से इतला हमें आ रही है वो ये है कि उसका फ्यूल खत्म हुआ नाव का, और उसके बाद वो काफी टाइम तक वो ऑपरेशन भी खत्म, वो पेंडिंग रहा। और उसके बाद जो रिवर पुलिस भी आई थी, लेकिन रिवर पुलिस के साथ उनकी बोट नहीं थी, वो भी अभी बोट का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वहां से बोट आएगी तो उसके बाद वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त इतला है वो ये है कि वहां पे जो लोकल है उस एरिया के, वही इस वक्त पानी में जा रहे हैं। और वही जो इखलास है, 7 साल बच्चा हमदानिया
कॉलोनी का रहने वाला है, इसको जो है इसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोकल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब रिवर पुलिस भी वहां पे आई है, उसके बाद जब वो भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो अभी तक की इतलात है वो यही है कि जो भी ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है वो सिर्फ लोकल्स की तरफ चलाया जा रहा है, और जो इल्जाम वहां पे लोकल्स लगा रही है, इनके वालिदैन लगा रहे हैं कि उनका मानना है कि ये जो एसडीआरएफ की टीमें हैं या रिवर पुलिस की टीम है वो काफी ज्यादा लेट वहां पे पहुंचे, जिसके वजह से ताखिर हुई, बच्चे की बॉडी जो है अभी तक दिखाई। टीमें हैं, एक तो ये बहुत देर से पहुंची हैं और बेसाजो सामान भी थे, उनके पास सामान भी नहीं था जो इक्विपमेंट होना चाहिए था रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। हमदानिया कॉलोनी बेमिना का ये वाक़ा है, फ्लड चैनल के अंदर ये बच्चे यहाँ पर नहाने की घर से जा रहे थे और नहा रहे थे, और इस दौरान ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जिसमें 7 साल का एक बच्चा घर के आब हुआ है। ताहम लोकल्स की जानिब से अभी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। अगली खबर में बात करते हैं सैयद बशारत बुखारी की, जो कि साबिका एमएलए भी हैं, साबिका एमएलसी भी हैं और साबिका वजीर भी हैं। इससे पहले पीडीपी के अंदर वो काफ़ी देर तक रहे हैं, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और अब काफ़ी वक्त से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी वाबस्तगी थी। लेकिन कल ही उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि लगभग 1 माह से वो पार्टी और पार्टी की जो सरगर्मियां हैं उनसे इलाहिदा है, उनसे दूर है। आखिर वजूहात क्या है? वजूहात क्या है? किन वजूहात की बिना पर सैयद बशारत अहमद बुखारी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो कि सज्जाद गनी लोन की तंजीम है, उससे दूरी इख्तियार की है? और पार्टी के अंदर ऐसा क्या कुछ है कि जिसकी वजह से वो दूरी इख्तियार करने के लिए मजबूर हो गए? और अगर आज उन्होंने दूरी इख्तियार की है तो क्या ये सिर्फ नाराजगी है या ये इलाहिदगी है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम राबिता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं सैयद बशारत अहमद बुखारी के साथ, और जिनसे हम इस मामले को लेकर मुफस्सल जो तफासिल है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि फिल वक्त तक सैयद बशारत अहमद बुखारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, और हमने पहले ही कहा कि इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कबल वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे। और जहां तक मेरी यादाश्त मुझे साथ दे रही है, पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में वो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार में भी वो वजीर रहे हैं। तो आज वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से खफा है, नाराज हैं, और पार्टी की जो सरगर्मियां हैं उनसे दूर हैं। वजूहात जानने की हम कोशिश करेंगे। हम लगातार सैयद बशारत अहमद बुखारी से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उससे हमारा राब्ता हो पाया है तो हम इस मामले को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। उनका ताल्लुक है लेकिन नाराज चल रहे हैं, वजूहात क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से इख्तिलाफात हुए थे और बाद में उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी थी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे, और आज उनकी इलाहिदगी की वजह क्या है, नाराजगी की वजह क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सैयद बशारत अहमद बुखारी के साथ राब्ता हो पाए, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ राबिता हो जाए और इसी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जो उनका नुक्ते नज़र है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सैयद बशारत अहमद बुखारी इस वक्त हमारे साथ है। बुखारी साहब, गुलिस्तान न्यूज़ से हम बता रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने कहा है, यानी आपका जो स्टेटमेंट आया है उसमें आपने कहा है कि आप पार्टी एक्टिविटीज और पार्टी से फिलहाल दूर हैं, तो हम क्या इसे दूर समझें या कि फिर इलाहिदगी आपने इख्तियार की है? ये जिंदगी जो होती है इंसान की, ये एक मजमुआ होता है इख्तिलाफात का, हमामी का, सोच का, समझ का, बूझ का जी, और शौकियों का, सब कुछ होता है इसमें। तो ये चीजें जो चलती रहती है जिंदगी में इंसान की, कभी पार्टी में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है और कभी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ हो जाता है जी। उससे कुछ हो जाता है तो इंसान दूरी
दूरी कायम कर लेता है। तो ये दूरी है या इलाहिदगी है? दो लफ्ज है यहाँ पर। अगर इलाहिदगी है तो फिर आप पार्टी से ही दूर हैं। फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। अगर इख्तिलाफात हैं तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हर किसी लीडर का हक है कि वो अपना नुक्ता नजर रखे और उस पर इख्तिलाफ करे, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि इससे पहले जो हमने देखा पीडीपी के साथ आपकी नाराजगी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपके इख्तिलाफात रहे और आपका स्टैंडर्ड यही बता रहा है कि जब आपके इख्तिलाफात हल नहीं होते हैं तो फिर आप पार्टी छोड़ते हैं। तो क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह का आने वाले वक्त में मिल सकता है कि आप पार्टी छोड़ेंगे? जिंदगी जो है ये एक ग्रोथ होती है इंसान की, हर इंसान की दिन ब दिन ग्रोथ हो जाती है, हर एतबार से ग्रोथ हो जाती है। तो किसी इख्तिलाफ को इसलिए नहीं समझना चाहिए कि इख्तिलाफ कहीं गलत है या कुछ है। इंसान आगे बढ़ता है, हर एक की सोच आगे बढ़ती है, कभी किसी और की बढ़ती है, कभी मेरी बढ़ती होगी। वैसे मैं तो बड़ा छोटा इंसान हूँ, मेरी तो ज्यादा बढ़ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मेरा एक मिजाज है कि मैं एक बड़ा कैटेगोरिक इंसान हूँ, वेरी कैटेगोरिक जी। आई कांट, मतलब मैं ये कोई चीज नहीं कर सकता हूँ कि मैं फिर वो मरन फिर चलते रहो। अगर लगता है कि कोई चीज ठीक नहीं है तो मैं कह देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पीडीपी में भी कह दिया, मैंने एनसी में भी बात की, वहां भी कह दिया, और फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लोगों की खिदमत करनी है जिस स्टेज पे मुमकिन हो, और जब मुमकिन हो और जब लोग इस लायक समझेंगे कि मैं खिदमत करने के लायक हूँ, वो दोबारा से क्या कहते हैं हमें चुनेंगे या मदद करेंगे या चाहेंगे, तो इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, हाँ, अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बुखारी साहब, वजूहात जान सकते हैं कि इख्तिलाफात के क्या है? बहुत सारी चीजें होती है ना, जब बताना मुनासिब भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें। अलबत्ता इतना होता है कि इख्तिलाफ आपका हक है। देखिए, आपकी अपनी सोच है, जैसे आप जिस चैनल पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं, आपका जो स्टाइल है, मुझे नहीं पता आप कौन सा बोल रहे हैं, पर आपका जो स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल होगा, दूसरे का दूसरा स्टाइल है, तो एवरीबडी हैज अ राइट। हाँ, तब तक सही है जब तक आप किसी का दिल ना दुखाएं, तब तक सही है जब तक किसी को आप तकलीफ ना दें, तब तक सही है जब तक आप कुछ ऐसा ना करें जिससे समाज में या कौम में तक तबाही मचे या मुश्किलात पैदा हो जाए। तब तक आपका हक बनता है, आप अपनी राह बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद रियल ग्रेस एंड ऑल लव अफेक्शन टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, आखिर में मुख्तसरन जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़राए के हवाले से कुछ खबरें हैं, इसलिए मुत्तफिका तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़राए हर वक्त सही नहीं होते हैं। कहा जाता है कि नजदीकियां दूसरी जानिब आपकी हैं, दूसरी पार्टियों की जानिब है, और बाज ये भी कहते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ सीनियर सियासतदानों की कुर्बतें हो रही हैं जिस पर आपका इख्तिलाफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे किसी भी के साथ कोई इस वक्त कोई रगबत नहीं है, मैं कहीं, ये गलत है सब, क्योंकि अफवाह यहाँ पे वैसे कश्मीर के बारे में कहता है कि अफवाह ही सच होती है, लेकिन आज की आपकी ये जो अफवाह आपने सुनी है गलत है, सही नहीं है। तो आज अफवाह ये भी है कि सईद बशार अहमद बुखारी ज्यादा देर तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं रहेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये खबर के तौर पर सामने आ जाएगी बाद में? मुझे नहीं मालूम भाई साहब। एक चीज है कि एक ही चीज इंसान को इत्मीनान होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं नियत के साथ सही कर रहा हूँ, और इसमें कोई लग्जिश नहीं है गलत बात की या गलत चीज की, वो बात सही है। बाकी जिंदगी आगे बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, बिकॉज़ स्टॉप लाइफ। चलिए बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि खुलकर आपने बात नहीं की, लेकिन इशारों में सईद बशार अहमद बुखारी का यही कहना है कि जो इख्तिलाफात है उन्हें शायद एड्रेस नहीं किया जा रहा है, और उसके बाद जिंदगी बहुत है, बड़ी है, और हर कोई ग्रोथ करना चाहता है। और बातों में सईद बशार अहमद बुखारी ये भी कह चुके हैं कि अगर लोगों को लगे कि उसकी ज़रूरत है, ये लोग कौन से होंगे ये अभी भी एक सवाल जो है बना हुआ है, लेकिन सईद बशार अहमद बुखारी की सियासत पर हम सब की नज़र है, और देखने वाली बात होगी कि क्या सईद बशार अहमद बुखारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ आइंदा भी रहेंगे, या कि फिर जो इससे पहले पार्टियां वो छोड़ गए हैं, या कुछ नई पार्टियां यहां पर है, या वहां पर अपना मस्कन पाएंगे। चलिए अगली खबर में बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज सवाल पूछे गए थे और उनसे कहा गया था कि 370 से मुतल्लिक सवाल, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब ये सवाल समाअत किए, सवाल सुने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हो या इलेक्शन, उस पर उन्होंने कहा कि
मतलब उन्होंने कोई मुत्तफिक जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल टाल दिए। अलबत्ता इलेक्शन को लेकर यानी इलेक्शन के सवाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जहन्नुम में जाए इलेक्शन। बहुत गुस्से में नजर आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद कहा कि जहन्नुम में जाए इलेक्शन। दफा 370 को लेकर कहा कि आपको दफा 370 की पड़ी हुई है, यहाँ पर तो लोगों को और भी मुश्किलात हैं, कई सारी मुसीबतें हैं, तो आप 370 की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, आपकी नजर करते हैं। रोकटक आर्टिकल 370 रोकटक जितने लोग इलेक्शंस की बात छेड़ी गई है, उसमें बताया गया है कि तमाम इलेक्शंस होंगे विदाउट असेंबली इलेक्शन। मैं कुछ नहीं कहूँगा। से सवाल पूछा गया है यात्रा को लेकर भी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि कश्मीरी यात्रियों की खिदमत करते हैं, बाहर जो नफरतें पैदा की गई हैं उन्हें देख लेना चाहिए कि कश्मीर में कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। यानी मिसाल जम्मू कश्मीर से है जहां पर लोग एक साथ हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहां पर जो है भाईचारे में लोग यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के यहां आने से एक बड़े तबके को यहां रोजगार भी मिलता है। मुबारक हो, ये बहुत बड़ी चीज है, लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफरतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। यात्रा हर वक्त सुनिए यात्रा होती है, यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे जो उनका सामान उठाता है वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? वो सर्दियों में यही कमाई जो आज का 2 महीने में कमाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुनियादी सहूलियात जो आवाम को पहुंचाई जा रही है उस पर भी उन्होंने सवाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर साल ये परेशानी आवाम को रहती है, चाहे राशन हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, और इस साल भी ये परेशानी है। उन्होंने कहा कि राशन को लेकर वो जो है कमेटी के पार्लियामेंट्री कमेटी के वो मेंबर भी हैं और उस पर उन्होंने कहा कि हमने ये मामला उठाया है कि राशन जो है वो बढ़ा दी जाए और जो पुराना शेड्यूल है उसके मुताबिक दी जाए। लेकिन बिजली और पानी को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जहाँ तक इन सवालों का हमें हर साल ये मुश्किल आती है। अल्लाह का करम है अभी तक पानी बरस रहा था तो हमें बिजली की हालत अच्छी थी। अल्लाह करे कि आगे भी हमारी बिजली की हालत अच्छी रहे। मैं भी हुकूमत से गुजारिश करूँगा इसी तरह तवज्जो दें। पानी की स्कैसिटी हो जाती है मगर अभी पानी की स्कैसिटी इतनी नहीं है, मगर इनको ज़रूर इसकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का। हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जानब से अनंतनाग के अंदर पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुए और इसमें यूटी के जो इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना, सोफी यूसुफ और सुनील शर्मा के अलावा दीगर सरकर्दा लीडरान भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान अवामी जलसे से खिताब करने के बाद रविंद्र रैना ने इलेक्शन से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, हम हर किसी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्दी ऐलान करे। हमें यकीन है कि आपकी बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज, जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुतल्लिक भी सवालात का जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने इलेक्शन और दीगर मामलात को लेकर क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के लिए तैयार है, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन है, चाहे जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो, यहाँ के बल्दियाती जो शहरी इलेक्शन है, हर इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं
इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे और यहाँ चुनाव और चुनी हुई सरकार हो। और मुझे यकीन है कि कश्मीर के लोग इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जो हमारे बाकी तमाम जो बड़े हमारे सरकर्दा लीडर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दिल्ली के चक्कर हम क्यों लगाएं। हमको यहाँ मीटिंग करनी चाहिए, हमको अपने लोगों के साथ मुलाकात करनी चाहिए, हमको अपने लोगों के दुख तकलीफें दर्द दूर करना चाहिए, हमको ज़ईफों, गरीबों, दर्दमंदों, जरूरतमंदों के साथ खड़ा होना चाहिए और हमको गरीबों की खिदमत करनी है। ये दिल्ली में बड़े बड़े हालों में जाकर उधर कॉन्फ्रेंस करने से मुझे लगता है अच्छा है। अपनी इधर गुलाम नबी आज़ाद आज बारामूला के अंदर थे, जहां पर बारामूला और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट्स के जो पार्टी के लीडरान हैं या ओहदेदारान हैं उनकी एक मीटिंग उन्होंने कंडक्ट की है और इस मीटिंग में दोनों अजला के सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की है। और गुलाम नबी आज़ाद ने इस मीटिंग के बाद जो मीडिया के नुमाइंदों से ख्यालात का इजहार किया उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होने चाहिए थे, इलेक्शन के लिए वक्त बहुत पहले तैयार था, अब वक्त से ऊपर कई साल हो गए, अभी हमें दूसरे इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पहला ही नहीं हो रहा। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो दौरा अपनी पार्टी से मुताल्लिक है, जो हमारी DAP-AP पार्टी है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ मीटिंग है। वो मीडिया के लिए ओपन नहीं है, हमारी अंदरूनी बातें होंगी, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना और क्या क्या एक्टिविटीज़ उनकी हो रही। साथ ही यहाँ मैं ये इकबाल साहब को, इशफाक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा माहौल। PDP लीडर इकबाल त्रंबू का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर बिजली, पानी और राशन को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही जो राशन है उसमें बड़ी कटौती की गई है, पानी भी कभी कभार ही आवाम को दस्तयाब रहता है, बड़ी कटलमेंट उसमें भी हो, और जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली में भी कटलमेंट की वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। सर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है, लेकिन बेसिक एम्यूनिटीज जो लोगों के हैं वो कहीं है ही नहीं। आप देखिए, ये आपने सही फरमाया, राशन 16 किलो पर सोल यहाँ मिलता था, इसको रिड्यूस करके 5 किलो, और हम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है 5 किलो भी नहीं मिलता है, 4 ही किलो मिलता है। इसमें भी गवर्नमेंट को देखना है 5 के बदले 4 ही क्यों मिलता है। दूसरा, पानी का आपने कहा, ये बात सही है, कितनी शॉर्टेज है, आए दिन कंप्लेंट्स है, देयर इज नो वाटर, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त हमारे कॉमन मासेस फेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है स्मार्ट मीटर्स, उसके बाद एक और मुहिम चलाई है प्रीपेड मीटर्स। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, एक तादाद है, एक पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन की, एक बाज़ाब्ता यहाँ पर लोगों की तादाद है जिनके लिए ये फ्री राशन दिया जाता था, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। जो अब स्मार्ट मीटर्स या प्रीपेड मीटर्स जो उन पर टैरिफ चढ़ाएंगे, दे विल नॉट अफोर्ड इट। गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर उनके पास। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।